हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंगल कहानियाँ ऑफिशियल पर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। केनेथ एंडरसन की सीरीज़ द मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स की एक कहानी है जिसका नाम है द संगम पैंथर। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मैं बेंगलोर में अपने घर में था और बेंगलोर में एक खबर आग की तरह फैल रही थी कि संगम इलाके में एक पैंथर यानी कि तेंदुआ आदमखोर हो चुका है और उसने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है एज अ मैन ईटर पैंथर। अब संगम इलाका जो था वो था बेंगलोर से 70 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 70 किलोमीटर्स। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं पहले मिली हुई किसी खबर पर भी ऐसे ही यकीन नहीं कर लेता था। पहले उसकी जांच पड़ताल करता था, उसके बाद ही उस पर पूरा यकीन करता था। अब उन दिनों भारत में अफवाहों का बाज़ार कुछ ज़्यादा ही गर्म हुआ करता था। जब कोई पैंथर किसी दूर के गांव में किसी व्यक्ति पर हमला कर देता था और या तो उसे नोच देता था या फिर अपने दांतों से उसे घायल कर देता था, तो लोग कहते थे कि उसने उस आदमी को अधमरा ही कर दिया है। और जब किसी आदमी को अधमरा कर दिया जाता था किसी पैंथर के द्वारा, तो लोग कहने लगते थे कि उसने मार ही डाला उस आदमी को। और जब एक आधा आदमी मर जाता था किसी तेंदुए के या टाइगर के हमले में, तो लोग कहते थे कई सारे आदमी मार कर खा गया है वो आदमखोर। मतलब ये खबरें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते और एक की 10 बताते हुए बहुत अलग ही रूप ले लिया करती थी। अब एंडरसन कहते हैं कि साउथ इंडिया में पैंथर के आदमखोर होने के केसेस बहुत ही कम थे, यानी कि ना के बराबर। इसके कुछ अलग अलग कारण थे। पहला कारण तो ये था कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की तरह घने जंगल नहीं थे जो कि तेंदुए के फेवरेट होते हैं। लेकिन क्योंकि तेंदुआ एक सर्वाइवर होता है तो ये ऑल इंडिया में यानी पूरे भारत में कहीं भी पाया जा सकता है। ये हर कंडीशन को अडॉप्ट कर लेता है। ये गांव के बाहर भी होता है, शहरों के बाहर भी, घने जंगलों में भी और खेतों के आसपास भी, यानी हर जगह आपको कहीं ना कहीं तेंदुए मिल जाएंगे। और दोस्तों, एंडरसन के टाइम में भी और आज के ज़माने में भी तेंदुओं का यही हाल है। तेंदुए आपको हर जगह मिल जाएंगे। कभी ये किसी घने गन्ने के खेत में मिल जाएंगे, कभी जंगल के पास बसे हुए गांव में। ये हर चीज़ खाते हैं और इन्हें जीवित रहने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। ये टाइगर के साथ भी कोएग्जिस्ट करते हैं इंडिया में और आसपास के इलाकों में, और अफ्रीका में ये लायन के साथ भी कोएग्जिस्ट करते हैं। ये शिकार भी करते हैं और बचे कुचे में भी अपना जीवन यापन करना जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब एंडरसन कहते हैं कि जिस इलाके की ये बात है वहाँ बहुत ज़्यादा घने जंगल नहीं हैं। हाँ, हालांकि वेस्टर्न घाट्स की बात अलग है। वहाँ 400 मील की लंबाई तक बेहद घना जंगल फैला हुआ है और उसकी चौड़ाई भी है लगभग 15 मील से 20 मील तक। ये एक लंबे बेल्ट के फॉर्म में फैला हुआ है। अगर इस इलाके को छोड़ दिया जाए और जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ यानी बेंगलोर के पास का इलाका, वहाँ बेहद ज़्यादा घने जंगल नहीं हैं। वहाँ जंगल तो हैं, उसके बाद खेत हैं, फिर जंगल हैं और फिर से खेत हैं। मिला जुला इलाका है खेतों और जंगलों का। अगर इस तरफ पैंथर पाए भी जाते हैं तो वो इंसानों पर हमला करना अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी होते हैं। अब इस इलाके में खेत भी हैं, बागीचे भी हैं। उन बागीचों में बहुत सारे बंदर भी आ जाते हैं और खेतों के मालिक कुत्ते भी पालते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग पालतू पशुओं का भी पशुपालन करते हैं। अब पैंथर का एक फेवरेट शिकार होता है कुत्ता, लेकिन वो गांव में आकर लोगों के पाले हुए कुत्तों को मारने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। और ये जो कुत्ते गांव वालों ने पाल रखे थे
ये पाले हुए थे बंदरों से अपने बगीचों और खेतों की हिफाजत करने के लिए। अब एंडरसन कहते हैं कि जब तक रेबीज़ की यानी हाइड्रोफोबिया की वैक्सीन नहीं बनी थी, बहुत सारे लोग कुत्तों के काटने से मर जाया करते थे और गर्मी के दिनों में कुत्तों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाया करता था। अब एंडरसन कहते हैं कि उन दिनों बंदरों का आतंक अपने चरम पर था। वो एक सरदर्द बने हुए थे आसपास के किसानों के लिए। वो फसलें चौपट कर देते थे और बगीचे भी। इसीलिए किसान पालते थे कुत्ते ताकि वो बंदरों को भगा सकें। इसके अलावा बंदरों को भगाने की कोई भी स्कीम काम नहीं कर पाती थी क्योंकि बंदर थे आस्था का प्रतीक। इनके खिलाफ किसी तरह का कोई सख्त एक्शन कोई भी नहीं लेना चाहता था, भले ही उनके खेत और बगीचे चौपट ही क्यों ना हो जाएं। तो जब लेपर्ड किसी बंदर का शिकार कर लेता था तो एक तरह से बंदर भी उससे डरकर काफ़ी दूर भाग जाते थे और इस तरह से किसानों की थोड़ी मदद भी हो जाती थी और लेपर्ड को भी अपने मेन्यू का एक ऑप्शन मिल जाता था। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मैंने अभी अभी जिन वेस्टर्न घाट के जंगलों का जिक्र किया, उन जंगलों में लगभग 100 सेंटीमीटर की बारिश हो जाया करती है। यहाँ पाए जाते हैं बांस के बड़े बड़े जंगल और माहौल में होती है बेहद नमी, जिसकी वजह से यहाँ कीड़े मकोड़े भी बहुत पाए जाते हैं और पाए जाते हैं लीचेस और टिक्स भी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब आपका खून चूसना शुरू कर देंगे। बहुत सारे मच्छर और कई तरह की मक्खियाँ भी। और कार्निवोरस जानवर यानी मांसाहारी जानवर अवॉइड करते हैं इस तरह के माहौल को। तो साउथ इंडिया में सबसे कम कार्निवोरस इसी इलाके में पाए जाते हैं। अब मैसूर इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर खेत भी हैं और जंगल भी। जब पैंथर यहाँ आसपास आते हैं तो उन्हें खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इंसानों के अलावा। इसीलिए इस इलाके में पैंथर के आदमखोर होने के बहुत कम केसेस रिपोर्ट होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। अब एंडरसन कहते हैं कि मेरी एक बुक है 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग, जिसमें इस इलाके के एक पैंथर की कहानी है जिसका नाम है द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर। मगर उस पैंथर के आदमखोर बनने के पीछे एक दूसरी कहानी है। दोस्तों, द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर ये कहानी मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ अपने इसी चैनल पर। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जनरली जब कोई टाइगर या लेपर्ड आदमखोर बनता था तो उसकी खबरें लेकर आते थे किसान, और इस बार ये संगम पैंथर की खबर भी लेकर किसान ही आए थे, लेकिन ज़्यादा कोई इस बात पर ध्यान देता नहीं था। इसकी वही वजह है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उन दिनों अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म हुआ करता था और कोई ध्यान दे भी तो क्यों दे, लोगों के पास बहुत सारे काम भी थे। अब मेरे पास खबर आती है कि संगम इलाके में एक पैंथर ने एक औरत को मार दिया है। इसके बाद फिर खबर आती है कि एक बच्चे को मार दिया है। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने इस खबर पर उतना ध्यान नहीं दिया, मुझे ये अफवाहों की तरह ही लग रही थी। अब एंडरसन कहते हैं कि इसके बाद इस तेंदुए ने जब तीसरा शिकार किया और फिर चौथा और फिर पांचवा, इसके बाद अखबारों के फ्रंट पेज में ये खबरें छपनी शुरू हो गईं और अखबारों में इन खबरों का अंबार लग गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। अब पूरे मैसूर स्टेट से शिकारी अपनी किस्मत आजमाने गए इस तेंदुए को मारने के लिए, लेकिन 1 महीने तक इस तेंदुए की कोई भी वारदात सामने नहीं आई। अब इस दौरान एक शिकारी ने सक्सेसफुली एक तेंदुए का शिकार कर लिया था, लेकिन इस बार ये तेंदुआ एक बेगुनाह तेंदुआ था। लेकिन क्योंकि 1 महीने तक कोई वारदात नहीं हुई थी तो लोगों ने भी ये समझ लिया था कि शायद वही था वो मैन ईटर। अब जब सारे शिकारी अपने अपने अभियान बंद करके लौट गए अपने अपने घर, इसके बाद एक खबर आती है कि एक तेंदुए ने फिर एक आदमी को मार दिया है।
अब जब उस तेंदुए ने इस आदमी का शिकार कर लिया, मगर वो इसे खा नहीं पाया क्योंकि किसी चीज़ से उसे दिक्कत हो गई थी इस व्यक्ति को खाने में। अब ये जो व्यक्ति था ये सो रहा था एक शेड के नीचे और इसके पास थे 4 बड़े शिकारी कुत्ते। वो भी इस व्यक्ति के आसपास ही सो रहे थे। इन कुत्तों का इस्तेमाल वो करता था खरगोश का शिकार करने के लिए। अब जिस शेड के नीचे व्यक्ति सो रहा था उसके सामने लगी हुई थी कटीली झाड़ियाँ। छत पर जो शीट्स थीं वो थी एस्बेस्टॉस की। चारों तरफ लकड़ियाँ भी लगी थी और बीच बीच में थी कटीली झाड़ियाँ भी, ताकि कोई तेंदुआ अंदर ना आ सके। अब तेंदुआ रात में आया और जो लकड़ियों की दीवार थी जिसमें बीच बीच में लगी थी कटीली झाड़ियाँ, वहाँ उसने एक गैप बनाया और उस गैप को चौड़ा करता चला गया। कुत्ते उसकी आहट पाकर भौंकने शुरू हो गए और कुत्तों की आवाज़ सुनकर वो आदमी भी उठ गया, लेकिन वो अभी नींद की धुन में ही था, पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाया था, यानी चौकन्ना नहीं हो पाया था। अब कुत्ते उस शेड के एक तरफ जमा हो गए थे और एक डायरेक्शन में देखकर लगातार भौंक रहे थे, लेकिन उन कुत्तों ने अब तक कुछ किया नहीं था। वो बस एक दिशा में देखकर भौंकते ही जा रहे थे, भौंकते ही जा रहे थे। अब तेंदुआ उस गैप से अंदर घुस गया और कुत्तों के सामने से होता हुआ उस व्यक्ति के पास जा पहुंचा। वो व्यक्ति अभी अभी उठा था और नींद की धुन में ही था। तेंदुआ उसके पास गया, उसकी गर्दन मरोड़ी, उसकी एक रुंधी हुई चीख निकली और इसके बाद उसका काम तमाम हो गया और तेंदुए ने गर्दन से उस आदमी को उठाकर घसीटकर उन कुत्तों के सामने से ही लेकर चला गया। लेकिन इस घटनाक्रम के बीच में उसी शेड के बगल में मौजूद एक दूसरे शेड में कुछ व्यक्ति सो रहे थे और ये सारी आवाज़ें सुनकर उन व्यक्तियों की भी नींद खुल गई। वो सारे लोग भी जाग चुके थे क्योंकि कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। अब वो लोग उठ तो गए थे, लेकिन बाहर निकलकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। अब जब तेंदुआ उस व्यक्ति को घसीटकर ले जा रहा था उन कुत्तों के सामने से ही, जब वो उस होल पर पहुंचा जो कि उसने लकड़ी की दीवार में बना दिया था चौड़ा करके, उससे वो तेंदुआ पहले खुद बाहर निकला और अभी भी उसने उस व्यक्ति को गर्दन से पकड़ा हुआ था और फिर उस व्यक्ति को उस होल से बाहर निकालने लगा। लेकिन क्योंकि उस आदमी के कंधे थोड़े ज़्यादा चौड़े थे, क्योंकि आदमी काफ़ी हट्टा कट्टा था, तेंदुआ उस व्यक्ति को बाहर खींच ही नहीं पा रहा था। अब बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद तेंदुए ने अपना पूरा जोर लगाया और एक झटका मारकर उस आदमी को बाहर खींचा। अब क्योंकि उस तेंदुए ने जो जगह बनाई थी अंदर बाहर जाने के लिए, वो होल, और उसमें लकड़ियों के साथ साथ बीच बीच में कांटों वाली झाड़ियाँ भी लगी हुई थीं। अब जैसे ही तेंदुए ने एक झटका मारकर इस व्यक्ति की लाश को बाहर खींचना चाहा, वो दीवार टूट गई और उसमें लगी हुई कांटों वाली झाड़ियाँ भी इस लेपर्ड पर गिर गईं। अब लकड़ी की दीवार और उस पर लगे हुए कांटे लेपर्ड को गड़े। वो ज़ोर से दहाड़ा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उस व्यक्ति की लाश को वहीं छोड़कर वो भाग गया। और यही वो दिक्कत थी जो पैदा हो गई थी उस लेपर्ड के भोजन के बीच में, जिस वजह से वो आदमखोर लेपर्ड यानी तेंदुआ इस व्यक्ति को खा नहीं पाया था। जब वो तेंदुआ इस व्यक्ति को बाहर खींच रहा था, इसमें काफ़ी आवाज़ हो रही थी और ये आवाज़ सुन रहे थे वो बगल वाली झोपड़ी के शेड के नीचे मौजूद लोग। इसके बाद उन लोगों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया और दूर मौजूद कुछ झोपड़ियों के लोग भी इस तरफ आने शुरू हुए, अपने हाथों में डंडे लेकर, दरातियां लेकर। उसके बाद ये लोग भी बाहर निकले, जो भी हथियार इनके पास थे वो लेकर। जैसे ही ये उस शेड के पास पहुँचे, इन्होंने देखा इनका पड़ोसी व्यक्ति मरा पड़ा है और जिसने इसे मारा है वो भाग चुका है। और इसके बाद ये खबर भी आग की तरह फैल गई और अखबारों में छप गई। अब केनेथ एंडरसन के पास बेंगलोर आया हुआ था उस गांव का मुखिया,
और वो आया था ये खबर लेकर। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने दे दिया 2 दिन की छुट्टियों के लिए आवेदन पत्र और साथ में था एक संडे। इस तरह से मेरे पास 2 कैजुअल लीव्स और एक संडे था, यानी 3 दिन की छुट्टियां, और फिर मैं निकल पड़ा। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं जब संगम जा रहा था अपनी कार से, तो रास्ते में ये रोड जाती थी कंकन हल्दी नाम के एक गांव से होते हुए। वहाँ तक ये रोड ऊपर की तरफ चढ़ती थी और उसके बाद आती थी एक तीखी ढलान। अब ये जो ढलान वाला रास्ता था ये काफ़ी ख़तरनाक था और बहुत ही बेकार और ख़तरनाक रास्ता था, और ये होते हुए जाता था कावेरी नदी की घाटी से, और कार की भी हालत ख़राब हो जाती थी इस रास्ते पर चलते चलते। उसका एक एक अस्थि पंजर भी ढीला हो जाता था। अब रास्ते पर थे बहुत ही ज़्यादा मोड़, और हर 4-5 मोड़ के बाद एक माइलस्टोन आता था काले रंग का। अब एंडरसन कहते हैं कि काले रंग का माइलस्टोन बनाने के पीछे एक कारण था। जनरली माइलस्टोन सफ़ेद रंग के बनाए जाते हैं, लेकिन इस इलाके में थे हाथी, और कुछ बदमाश हाथी सफ़ेद रंग के माइलस्टोन को उखाड़ देते हैं। इसीलिए काले रंग के माइलस्टोन यहाँ पर लगाए जाते थे। और जैसे तैसे करके एंडरसन एक ट्रैवलर्स बंगलो पर पहुँच गए। अब एंडरसन कहते हैं कि इस इलाके का नाम था संगम, और नाम से ही पता चलता है कि इस इलाके में 2 नदियों का संगम होता है। यहाँ कावेरी नदी अपनी एक और सहायक नदी से मिलती है। अब कावेरी नदी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ बहती है, और इसका जो उत्तरी छोर है यानी उत्तरी किनारा वो है मैसूर इलाके का। और यहीं पर जो फॉरेस्ट डिवीज़न आता है उसका नाम है कोलेगल फॉरेस्ट डिवीज़न। और 13 मील और चलने पर मैसूर इलाका ख़त्म हो जाता था, यानी ये राज्य की बाउंड्री थी। और इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट शुरू होता था जिसका नाम था सेलम। इस नदी का दक्षिणी किनारा जो था ये आता था कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आता था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त का मैसूर यानी आज का कर्नाटक और उस वक्त का मद्रास प्रेसिडेंसी जो आज है तमिलनाडु। अब एंडरसन कहते हैं कि इस नदी का जो किनारा था उत्तर दिशा वाला यानी मैसूर वाला, वहाँ पर स्लॉथ बियर यानी भालू और हाथी बहुतायत में पाए जाते थे। इसके अलावा इंडियन बाइसन यानी कि गौर भी थे, और टाइगर भी इस इलाके में थे। सांबर डियर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। अब एंडरसन ने अपनी कार पार्क कर दी उस ट्रैवलर्स बंगलो में, और पास में ही मौजूद एक गांव पैदल ही निकल गए हालात का जायज़ा लेने के लिए। वहाँ जाकर इन्हें पता चला कि एक व्यक्ति जो कुत्तों की रखवाली किया करता था उसे तेंदुए ने मार दिया है। अब वहाँ जाकर एंडरसन को गांव वालों ने भी ये कहानी सुनाई, और उनके साथ मौजूद था वो मुखिया भी जो एंडरसन को ये खबर देने आया था बेंगलोर। और ये जो शिकार हुआ था तेंदुए का, ये वही व्यक्ति था जो 4 कुत्तों के साथ एक शेड के नीचे सो रहा था, और उसके पड़ोसियों ने फिर उसकी लाश देखी। अब ये पूरा घटनाक्रम बहुत अच्छी तरह से सुनने के बाद एंडरसन को एक बात तो बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी कि इस तेंदुए को मारना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है एंडरसन के लिए, क्योंकि कावेरी नदी के उत्तर दिशा में बहुत घना जंगल है, और छिपने के लिए इस तेंदुए को काफ़ी सारी हाइड्स मिल जाएंगी इस जंगल में। और अगर नदी क्रॉस करके किसी तरह ये दक्षिण दिशा में चला गया तो जंगल तो वहाँ भी हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में इस तेंदुए के जाने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि नदी काफ़ी चौड़ी थी, और टाइगर भी चौड़ी नदियों को क्रॉस करना अवॉइड करते हैं, और तेंदुए भी इतने चौड़े और तेज़ बहाव वाली नदियों को क्रॉस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इंसानों की तरह इन्हें भी डर लगता है ज़्यादा तेज़ बहाव वाली चौड़ी नदी क्रॉस करने में। लेकिन हाँ, अगर मजबूरी हुई और चैलेंजिंग कंडीशन बनी तो उसे भी
तैर कर पार कर सकता है, तेंदुआ भी और टाइगर भी, क्योंकि ये दोनों तैरने में काफ़ी माहिर होते हैं। अब गांव के उस मुखिया की मदद से एंडरसन ने 5 भैंस के पाड़े खरीद लिए और बस अब बेट बांधनी थी उस तेंदुए के लिए। पहले वाली बेट को ऐसी जगह पर बांधा गया जहां से नदी की दूरी थी आधा मील और इस ट्रैवलर बंगलों की दूरी भी आधा मील की ही थी उस जगह से। दूसरे वाले पाड़े को बांधा गया था पश्चिम दिशा की तरफ, नदी के किनारे से थोड़ा दूर ही। तीसरे वाले पाड़े को बांधा गया था पश्चिम दिशा में ही 1 मील की दूरी पर। चौथे वाले पाड़े को बांधा गया था कावेरी नदी की जो दूसरी सहायक नदी थी उसके किनारे। और अब 5वां और आखिरी पाड़ा बांधने का वक्त था और इसे बांधा गया था उस चौथे वाले से और 1 मील की दूरी पर। अब जो 5 बेट एंडरसन ने बांधी थी ये 4 मील के रेडियस के अंदर ही बांधी गई थीं। अब शाम के 5 बज चुके थे और एंडरसन ट्रैवलर्स बंगलो पर वापस आ गए। वहाँ था ठंडा लंच जो इनका इंतज़ार कर रहा था और इन्होंने जैसे तैसे करके वो ठंडा लंच गटका और साथ ही पी 2 कप चाय। इसके बाद वो बरामदे में आकर बैठ गए उस ट्रैवलर्स बंगलो के और फिर जला लिया अपना पाइप और नदी की आवाज़ सुनने लगे। अब एंडरसन कहते हैं कि रात अंधेरी थी और बादल भी काफ़ी थे। बीच बीच में बादल हटते थे तो कुछ तारे दिखते थे। रात में जाकर निगरानी करने के लिए ये रात ठीक नहीं थी तो एंडरसन सोने चले गए। अब अगली सुबह एंडरसन कुछ लोगों को लेकर बेट्स का मुआयना करने गए। जब इन्होंने सारा निरीक्षण किया तो पता चला कि सारी बेट सही सलामत हैं, यानी कि सारे भैंस के पाड़े सही सलामत मौजूद हैं और जिंदा हैं। अब एंडरसन कल जिस रास्ते से यहाँ पर आए थे और इस जगह से उस रास्ते पर आगे तक देखने पर एक तीखा मोड़ नज़र आता था, उस जगह पर एंडरसन पहुँच गए। उस जगह एंडरसन ने पगमार्क्स ढूंढने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर तेंदुए के पगमार्क्स नहीं मिले, वहाँ पर सांबर डियर के पगमार्क्स मिले। अब वापस लौटते समय एंडरसन ने डायरेक्ट रास्ता नहीं लिया, उन्होंने जंगल के अंदर वाला रास्ता लिया, यानी कि वो जो कावेरी नदी की सहायक नदी थी अर्करावर्थी उसके किनारे किनारे वापस लौटने का इन्होंने फैसला किया। अब ये उस दूसरी सहायक नदी के किनारे किनारे चलने लगे और ढूंढने लगे उस तेंदुए के पगमार्क्स। अब वहाँ भी वही वाले सांबर डियर के पैरों के निशान मिले जो इन्हें थोड़ी देर पहले मिले थे। अब चलते चलते एंडरसन पहुंच गए उस जगह जहां इन्होंने बांधी थी अपनी चौथी बेट और फिर और आगे चलते चलते ये उस जगह पर पहुंच गए जहां 2 नदियों का संगम होता था, यानी कावेरी और अर्करावर्त, जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी थी। और यही वो जगह थी जहां होता था 2 नदियों का संगम। अब एंडरसन थे 3 दिनों की छुट्टी पर और 1.5 दिन बीत चुके थे और अब तक इन्हें लेपर्ड के पंजों के निशान तक नहीं मिले थे। लेपर्ड तो दूर की बात था। अब एंडरसन वापस आए और इन्होंने फैसला किया कि लंच करने के बाद ये जाएंगे पूर्व दिशा की तरफ। पूर्व दिशा में चलने पर इस दूसरी नदी में ही एक पथरीला गलियारा सा आता था, लगभग 3.5 मील की दूरी पर। और ठीक इस जगह पर नदी का स्वरूप एकदम उग्र हो जाता है, यहाँ मानो नदी दहाड़ रही होती है। और इस जगह को लोकल लोग इस नाम से कहकर बुलाते हैं कि यहाँ से बकरी भी बड़ी आसानी से छलांग मार सकती है। यानी ये काफ़ी पतला गलियारा था जिसके बीच में से ये नदी बहती थी और इसका बहाव बेहद तेज़ था। अब एंडरसन कहते हैं कि पुराने ज़माने की एक कहानी प्रचलित है कि ठीक इसी जगह से एक भेड़ ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी और इस जगह पर नदी बहुत तेज़ दहाड़ती है, यानी बहुत ज़ोरदार शोर करती है। यहाँ नदी की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि कोई आदमी अगर अपनी पूरी ताकत लगाकर भी चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ भी दब जाएगी इस नदी की आवाज़ के पीछे।
अब एंडरसन वहीं पर एक पत्थर पर बैठ गए और देखने लगे उस तेज़ी से बहती हुई नदी को। ये नदी आगे जाकर थोड़ी और ज़्यादा चौड़ी हो जाती थी, जहाँ इसका बहाव थोड़ा शांत हो जाता था। वहाँ कुछ मछलियाँ भी थीं जिनकी फिराक में ऊपर उड़ रहे थे कई सारे बाज यानी कि ईगल। अब थोड़ी देर इस नदी को ऐसे ही निहारने के बाद एंडरसन उठे और लौटने लगे ट्रैवलर्स बंगलो की तरफ। अब लौटते हुए भी इनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा, यानी अभी भी इन्हें लेपर्ड के यानी उस तेंदुए के कोई पगमार्क्स ही नहीं मिले थे। अब एंडरसन वापस लौट गए ट्रैवलर्स बंगलो और एंडरसन कहते हैं कि अब रात हो चुकी थी और ये रात साफ थी। इसमें बादल नहीं थे, चांद भी नहीं था, लेकिन तारों की रोशनी थी और कुछ गज तक देखा जा सकता था रात में। अब फॉरेस्ट के उस ट्रैवलर्स बंगलो के केयर टेकर के पास एक मोंगरेल कुत्ता था। अब एंडरसन ने उस केयर टेकर से उसका कुत्ता उधार मांगा, लेकिन वो आनाकानी कर रहा था क्योंकि उसे भी डर था उस तेंदुए का। वो अपना कुत्ता एंडरसन को उधार देना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में 3 रुपए आए उसका जी ललचा गया और उसका मन बदल गया और 3 रुपए पाते ही उसने एंडरसन को अपना कुत्ता उधार दे दिया। अब एंडरसन दिन में जिस रास्ते पर चल रहे थे वहीं पर 1 मील की दूरी पर इन्होंने देखी थी एक बड़ी चट्टान। अब ये चलते हुए उसी चट्टान के पास पहुंच गए अपने साथ उस कुत्ते को लेकर, जो कि इन्होंने उधार में लिया था उस बंगलो के केयर टेकर से। अब उस चट्टान के नीचे इन्होंने उस कुत्ते को बांध दिया और उस कुत्ते से थोड़ी दूरी पर चले गए जब तक वो कुत्ता इन्हें दिखना बंद हो गया था। अब कुत्ते को भी एंडरसन दिखने बंद हो गए थे। अब एंडरसन घूमते हुए एक लंबा रास्ता लेकर पीछे से होते हुए आए और उस चट्टान पर चढ़ गए। अब कुत्ते को इन्होंने पता नहीं चलने दिया था कि ये उसके ऊपर ही बैठे हुए हैं, और हुआ ठीक वैसा ही। उस कुत्ते को भनक भी नहीं लगी थी कि एंडरसन उसी के ऊपर बैठे हैं, उसी चट्टान पर। अब एंडरसन कहते हैं कि दिन की धूप सोखकर ये चट्टान काफ़ी गर्म हो चुकी थी, जो अभी तक गर्म थी। अब एंडरसन कहते हैं कि उस कुत्ते ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अनजान आदमी मुझे मेरे मालिक के पास से लेकर आया और मुझे जंगल में अकेला बांध कर चला गया। और ये सब सोचने के बाद वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, मानो कि वो रो रहा हो। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं इस बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि कुत्ते को बेट की तरह बांधा जाए, क्योंकि वो काफ़ी समझदार होता है और बकरे और भैंसे के केस में बात कुछ और होती है। वो उतने ज़्यादा समझदार नहीं होते, लेकिन कुत्ते पर इस घटना का बहुत बुरा असर पड़ता है। कुत्ता इस घटना के बाद दिमागी तौर से काफ़ी टूट जाता है, क्योंकि वह इंसानों का वफ़ादार होता है और उसकी इंसानों से काफ़ी उम्मीदें भी होती हैं। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं जानता हूँ एक कुत्ते की कहानी जिसे एक तेंदुए के लिए बेट के तौर पर बांधा गया था। अब तेंदुआ उस कुत्ते के पास आया तो नहीं, ना ही उस तेंदुए ने उस कुत्ते को मारा, लेकिन इस घटना के बाद वो कुत्ता बहुत डर गया था। सुबह उसका मालिक उसे खोलकर घर लेकर चला गया। तब तक वो एकदम सही सलामत था, लेकिन घर जाते ही वो बीमार पड़ गया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस कुत्ते की मौत हो गई। वो कुत्ता अपने मालिक की इस हरकत को देखकर ये समझ गया कि उसके मालिक ने उसे धोखा दिया है। उसने ये बात अपने दिल पर ले ली और रात का और उस तेंदुए का खौफ उसे डराता रहा, और उस खौफ ने मानसिक तौर पर उस कुत्ते पर बहुत बुरा असर डाला। उसे सदमा लग चुका था और वो बीमार पड़ के 7 दिनों के अंदर अंदर ही मर गया। अब एंडरसन उस चट्टान के ऊपर बैठे थे और लगभग 1 घंटा बीत चुका था। उस कुत्ते की आवाज़ें काफ़ी दूर दूर तक जा रही थी, जिससे तेंदुआ उसकी आवाज़ें सुनता और खींचा चला आता इस तरफ। अब जब 1 घंटा बीत चुका था, एंडरसन को एक साया दिखा। अब वो साया आया कुत्ते के पास और कुत्ते से लगभग 10 फीट की दूरी पर आकर रुक गया।
अब एंडरसन के मुताबिक रोशनी थी तारों की, जो पर्याप्त नहीं थी एग्जैक्टली अंदाज़ा लगाने के लिए कि यह है क्या चीज़, ये वाकई कोई लेपर्ड है या फिर कुछ और है। एंडरसन को दिख रहा था तो सिर्फ एक काला साया। अब वो काला साया देख रहा था उस कुत्ते को 10 फीट की दूरी से, और कुत्ता भी उस साए की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। अब एंडरसन को ये समझ आ चुका था कि यही है वो तेंदुआ। अब इन्होंने अपनी राइफ़ल को रेडी कर लिया और कंधे से उसका बट लगा लिया, और इन्होंने अपनी राइफ़ल के ऊपर लगे हुए टॉर्च की बटन पर हाथ रख लिया। इतने में ही उस काले साए ने एक आवाज़ निकाली, तो इन्हें पता चला कि वो तेंदुआ नहीं है, वो है एक हाइना। और जैसे ही ये आवाज़ उस साए ने निकाली, इसके बाद कुत्ता और ज़्यादा भौंकना शुरू हो गया। अब अचानक से ही वो हाइना भाग खड़ा हुआ, और आवाज़ करते हुए ही वो भाग रहा था, झाड़ियों के पीछे पीछे से होता हुआ। अब इस बार हाइना एक बार फिर झाड़ियों के बाहर निकला, लेकिन अब वो कुत्ते से काफ़ी दूर था, और फिर से हाइना आवाज़ें निकालने लगा। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि भारत में पाया जाता है स्ट्राइप्ड हाइना, और अफ्रीका में पाया जाता है स्पॉटेड हाइना। अफ्रीका के हाइना हंसने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये हंसते तो नहीं हैं, लेकिन ये आवाज़ कुछ इस तरह से निकालते हैं जैसे कि हंस रहे हों। ये झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन जो स्ट्राइप्ड हाइना होते हैं ये अकेले ही शिकार करते हैं, या फिर कभी 2 के या 3 के छोटे छोटे ग्रुप्स में होते हैं। अब एंडरसन कहते हैं कि हाइना अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालकर अपने सामने मौजूद प्रतिद्वंदी को या फिर अपने शिकार को डराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर यह हाइना भी उस कुत्ते को डराने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो ये चाहता था कि ये कुत्ता उसे ढूंढता हुआ आ जाए झाड़ियों के पीछे जहाँ वो इसे दबोच सके। लेकिन क्योंकि ये कुत्ता बंधा हुआ था और ये झाड़ियों में जा नहीं सकता था, और ये बात हाइना को पता ही नहीं थी। अब क्योंकि वो हाइना बहुत तेज़ी से आवाज़ें निकाल रहा था, और इस घटनाक्रम के बीच में यहाँ पर लेपर्ड का आना मुश्किल था, तो एंडरसन ने एक पत्थर उठाया और फेंका उस हाइना की तरफ। यहाँ उनका निशाना चूक गया और पत्थर के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई। इसके साथ ही वो साए की तरह जो हाइना इन्हें दिख रहा था वो उछलकर एक साइड हुआ और झाड़ियों में जा छिपा। और ये सब होते ही उस कुत्ते को भी पता चल गया, और उसने ऊपर देखा, और देखकर वो समझ गया कि ये इंसान जो मुझे अपने साथ लाया था ये तो मेरे ऊपर ही बैठा है। इसके बाद उसने डर के मारे भौंकना बंद कर दिया। अब उस कुत्ते को भी दिलेरी आ चुकी थी। अब 20-25 मिनट और बीत चुके थे। इसके बाद फिर आवाज़ें करता हुआ वो हाइना वापस आ गया और इस कुत्ते की तरफ बढ़ने लगा। एंडरसन ने फिर से एक पत्थर उठाया और उस हाइना को दे मारा। वो फिर भागकर झाड़ियों में चला गया। अब 15 मिनट के बाद फिर से वो हाइना वापस आ गया। फिर एंडरसन ने एक पत्थर और मारा। फिर से वो झाड़ियों में जा छिपा। अब एंडरसन कहते हैं कि 5वीं बार जब वो हाइना आया तो एंडरसन ने 5वां पत्थर उठाकर निशाना लेकर दे मारा उस हाइना को, और ये पत्थर जाकर लगा उस हाइना के मुंह में। इसके बाद उस हाइना ने एक आखिरी आवाज़ निकाली और इसके बाद तेज़ी से भाग गया जंगलों में। फिर वो लौट कर नहीं आया। अब कुछ देर और बीत चुकी थी और एंडरसन को अब दूर से कुछ आदमियों के बातचीत करने की आवाज़ें आने लगी। इसके बाद इन्हें 2 लालटेनें दिखने लगीं जो इनकी ही तरफ आ रही थीं। अब क्योंकि वो लोग बातचीत करते इसी तरफ आ रहे थे और कुत्ते ने भी सुन ली थी उनकी ये आवाज़ें। अब जैसे ही वो लोग पास आ गए, अब एंडरसन ने उनकी गिनती शुरू कर दी। वो थे 11 लोग, जिनमें से 2 के पास थी लालटेन, बाकियों के पास थे डंडे, कुल्हाड़ी और दराती, और उनमें से एक व्यक्ति के पास थी एक भरमार बंदूक। अब एंडरसन कहते हैं कि वो लोग मुझे ही ढूंढने आए थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और मैंने फिर उनका जवाब दिया, और फिर मैं उतरा उस चट्टान से नीचे और उनसे पूछा कि क्या बात हुई है।
तुम लोग मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो। अब वो लोग एंडरसन को ये बात बताने आए थे कि उनके गांव में एक लेपर्ड ने अभी अभी एक महिला को मार दिया है और ले गया है उसे उठाकर। और ये घटना बिल्कुल उसी जगह की थी जहां पर 4 कुत्तों के साथ एक आदमी सो रहा था और लेपर्ड ने उसे मार दिया था। अब उस शेड के नीचे 5 लोग थे जो सो रहे थे और उसमें मौजूद थी एक 25 वर्षीय महिला। अब जैसे ही उस झोपड़ी में वो लेपर्ड आया रात में, अंधेरे में उसने उस महिला पर हमला कर दिया। वो ज़ोर से चीखी और उसे एहसास हो गया था कि उस पर तेंदुए ने हमला किया है। वो और ज़्यादा चीखने लगी और संघर्ष करने लगी उससे छूटने के लिए। ये आवाज़ें सुनकर बाकी के लोग जाग गए, जिसमें थे उसके माँ बाप और 2 भाई। उसके एक भाई ने फटाफट माचिस जलाई जिससे वो देख सके कि हो क्या रहा है। और उसका बाप काफ़ी बहादुर था। उसने एक बर्तन उठाकर फेंक कर मारा उस तेंदुए की तरफ। तेंदुए ने जो छेद बनाया था अंदर आने के लिए, वो उस महिला को उसी तरफ खींच कर ले जा रहा था। अब जब बर्तन उस तेंदुए के सर पर पड़ा, उसने उस लड़की को वहीं छोड़ा। इसके बाद उसे ज़ोर से काट लिया क्योंकि वो बहुत चिल्ला और छटपटा रही थी। अब इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन एंडरसन कहते हैं कि क्योंकि मैन ईटर टाइगर हो या फिर पैंथर, वो होता बहुत ही कायर है। अब क्योंकि उस लेपर्ड के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, बाकी के लोग भी जाग गए थे। वो चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से और अभी अभी उसके सर पर एक बर्तन भी आकर पड़ा था। तो वो उछला और फिर बाहर निकलकर भाग गया। अब मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया था कि उस समय में अफवाहों का बाज़ार काफ़ी गर्म हुआ करता था। अब लेपर्ड ने उस औरत पर हमला तो किया था, लेकिन उसे घायल करके छोड़कर भाग गया था। लेकिन इन लोगों ने मुझे आकर बताया कि उस लेपर्ड ने एक महिला को उठाकर ले गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक कैसे पहुँच गए थे। अब जैसे ही उस जगह पर ये शोरगुल चल रहा था, पड़ोसी भी जाग गए और सब अपने हाथ में लाठियाँ और डंडे लेकर बाहर निकले। तो पता चला कि वो पैंथर इस लड़की को घायल करके भाग गया है। तो ये लोग पहुँचे फॉरेस्ट बंगलो, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मैं यहाँ रुका हूँ। उसके बाद वहाँ के केयर टेकर से ये मिले। उसने बताया कि मैं इस तरफ आया हूँ। तो ये लोग लालटेन लेकर मुझे ही ढूंढने आ गए थे इस तरफ। अब एंडरसन ने उन लोगों से कहा कि इस कुत्ते की रस्सी खोलो और इसे अपने साथ में रख लो। और सभी के सभी वापस लौटने लगे उस ट्रैवलर्स बंगलो की तरफ जहां एंडरसन रुके हुए थे। अब एंडरसन कहते हैं कि ट्रैवलर्स बंगलो पहुंच के मैंने वो कुत्ता उस केयर टेकर को वापस किया और अपनी कार से फर्स्ट एड किट निकाली और उन लोगों के साथ मैं चल पड़ा उसी जगह के लिए जहां अभी अभी उस लेपर्ड ने वारदात की थी। अब जैसे ही एंडरसन उन लोगों के साथ गांव पहुंचे, इन्होंने उस महिला को देखा। उसके कंधे पर भी बेहद गहरी चोटें लगी थी और उसके पेट पर भी बेहद गहरे जख्म थे। और उस तेंदुए ने एक बार छोड़ने के बाद जब दूसरी बार उस महिला को पकड़ा था तो और ज़बरदस्त तरीके से उसने उसे घायल कर दिया था। उसने उसे बहुत सारी जगह काटा भी था अपने लंबे लंबे दांत गड़ाकर, और उसे नोच भी दिया था। उसने उसका सीना भी तहस नहस कर दिया था। उस औरत के चारों तरफ खून ही खून था और वो अधमरी हालत में लेटी हुई थी और बेहोश थी। अब एंडरसन कहते हैं कि मेरी फर्स्ट एड किट जो थी वो थी एक छोटे से बॉक्स में, और इस औरत के ज़ख्म थे काफ़ी गहरे। उसके लिए फर्स्ट एड किट काफ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने गांव वालों के साथ मिलकर पोटेशियम परमैंगनेट से उसके घावों की अच्छी तरह से सफाई कर दी, जितनी कि मैं उस वक्त कर सकता था। और उस औरत की एक दूसरी साड़ी लेकर उसके भाइयों के साथ मिलकर उसके ज़ख्मों को अच्छी तरह से टाइट करके बांध दिया ताकि इसमें से खून रुक सके। अब एक खटिया के ऊपर उसके भाइयों ने उसे उठाकर रखा और उस खटिया को उठाकर ले चले फॉरेस्ट बंगलो की तरफ, यानी उस ट्रैवलर्स बंगलो की तरफ जहां खड़ी हुई थी एंडरसन की कार। अब एंडरसन कहते हैं कि डिक्की का ढक्कन खोल के मैंने उस महिला को वहां लिटा दिया
और उसके घर के 3 फैमिली मेंबर को अपने साथ कार में बिठालकर मैं जाने लगा कंकन हल्दी की तरफ, क्योंकि यहाँ सबसे पास का चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल वहीं मौजूद था। 3:30 बज रहे थे रात के और हम लोग पहुँच गए कंकन हल्दी के हॉस्पिटल। एंडरसन ने वहाँ पर सोते हुए डॉक्टर को उठाया और इस महिला को उसके हवाले कर दिया। इसके बाद उस डॉक्टर ने प्राइमरी फर्स्ट एड उसे दिया और एंडरसन चले गए पास मौजूद एक फॉरेस्ट बंगलो में। अब वहाँ जाकर ये देखते हैं कि इनके कपड़े पूरी तरह से खून से सन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रेसिंग की थी उस महिला की। अब एंडरसन कहते हैं कि जब मैं उस फॉरेस्ट बंगलो में पहुंचा तो बज रहे थे सुबह के 4:30। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने वहां पर अपने कपड़ों पर लगे हुए खून के निशान साफ करने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भरा था, क्योंकि उस महिला का बहुत सा खून बह गया था ड्रेसिंग करने में ही और उससे पहले भी। लेकिन ये खून के निशान थे कि पूरी तरह से साफ नहीं हो रहे थे। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने ठंडे ठंडे पानी से उसी वक्त वहाँ पर नहाया। उसके बाद मुझे कुछ हल्का महसूस हुआ। अब जैसे ही मैंने नहा लिया तो मुझे ध्यान आया कि कपड़े तो मैं लाया ही नहीं हूँ अपने साथ। मेरे कपड़े रखे हुए हैं संगम के ट्रैवलर्स बंगलो में और मैं हूँ अभी कंकन हल्दी के फॉरेस्ट बंगलो में। तो एंडरसन ने फिर यहाँ के केयर टेकर से एक लुंगी और एक कुर्ता उधार लिया और वो पहन लिया। अब सुबह का सूरज निकल चुका था और एंडरसन कहते हैं कि मैं फ़ौरन गया नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। वहाँ जाकर मैंने सोते हुए पोस्ट मास्टर को उठाया और उसे जल्दी उठाने के लिए कुछ पैसे भी दिए और मैंने उससे कहा कि मुझे अर्जेंट में एक टेलीग्राम करना है। इसके बाद मैंने एक टेलीग्राम किया अपने ऑफिस, जिसमें मैंने ये लिखा कि मुझे अर्जेंट में कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, तो मुझे 4 दिन की छुट्टी और चाहिए। अब एंडरसन आए फिर से उस हॉस्पिटल के बाहर, जहां उस महिला का छोटा भाई खड़ा हुआ था और वो रो रहा था। एंडरसन ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि अब वो महिला चल बसी। इसके बाद ही उस लड़की का बाप वहां आया और उसने एंडरसन से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी बेटी की बॉडी को अपने साथ कार में वापस संगम तक लेकर चलिए, क्योंकि वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार भी करना है। और ये एक ऐसी रिक्वेस्ट थी जिसे एंडरसन ना नहीं कह सकते थे। तो इन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि बिल्कुल, हम चलते हैं, चलिए। अब जैसे ही ये लोग जाने लगे, इतने में ही पीछे से आया उस फॉरेस्ट बंगलो का वो वेटर, जिससे एंडरसन ने वो कुर्ता और लुंगी उधार लिए थे। उसने एंडरसन से कहा कि उसे अपने कपड़े वापस चाहिए। अब एंडरसन जल्दी से गए, उसे उसकी लुंगी और उसका कुर्ता दिया और वापस अपने गंदे कपड़े पहन लिए, जो कि उस महिला के खून से सने थे। अब एंडरसन ने उस लड़की की बॉडी को रख लिया पिछली सीट पर और साथ में बैठा लिया उसके दोनों भाई और उसके बाप को भी। इसके बाद ये लोग गए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जहां इन्होंने पूरा घटनाक्रम बता दिया अधिकारियों को। उसके बाद ये निकल गए संगम गांव की तरफ। अब एंडरसन कहते हैं कि वहीं मौजूद नदी में मैं फिर से गया नहाने और वहां अपने कपड़े भी अच्छे तरह से धोए और इसके बाद वापस आया मैं ट्रैवलर्स बंगलो और वहाँ मैंने ठंडा खाना खाया और 2 कप चाय भी पी। इसके बाद एंडरसन बैठ गए बरामदे पर। वहाँ मौजूद थी एक आराम कुर्सी, उस पर एंडरसन ने बैठकर अपना पाइप सुलगा लिया। अब एंडरसन कहते हैं कि पाइप में से जो धुआं निकल रहा था वो ऊपर की तरफ जा रहा था और मैं उस धुएं को देखते हुए सोच रहा था कि अब मैंने 4 दिन की छुट्टी और ले ली है, तो अब क्या प्लान करना चाहिए आगे उस पैंथर को मारने के लिए। अब एंडरसन सोच रहे थे कि आधा दिन आज का है और 4 दिन और मिल गए हैं मुझे, तो मैं किस तरह से प्लान करूं और किस तरह से इस पैंथर को मारूं ताकि फ्यूचर में होने वाली इस तरह की घटनाएं रुक जाएं और इन गांव वालों को उस मैन ईटर से मुक्ति मिल जाए। अब एंडरसन सोच रहे थे कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये तेंदुआ जितना खतरनाक हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक निकला है,
क्योंकि ये लकड़ियों की दीवारें तोड़कर और गड्ढे खोदकर ये घरों में घुस के लोगों को बाहर खींच लेता है। और ये सब सोचते सोचते जैसे ही एंडरसन ने आंख बंद की, उनकी नींद लग गई। अब उनकी आंख खुली 3 बजे। अब इसके बाद होने वाला घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि ये जो संगम गांव था, यहाँ पर जितनी भी झोपड़ियाँ बनी थी सारी की सारी एक लाइन में ही बनी थीं और सारी की सारी झोपड़ियाँ एक ही पैटर्न में और एक ही तरीके से बनाई गई थीं। अब इसी गांव के दक्षिण दिशा में नदी के किनारे पर एक कैटल पट्टी बनी हुई थी, जहां सारे गांव वाले अपने पशुओं को एक ही जगह पर रखा करते थे। और उस कैटल पट्टी की जो दीवारें थीं वो बनाई गई थी बांस के झुरमुटों को और लेंटाना की झाड़ियों को मिलाकर। अब एंडरसन सोचने लगे कि क्यों ना मैं इस कैटल पट्टी के इस शेड के अंदर ही छिपकर बैठ जाऊं। इससे मेरी सुरक्षा भी हो जाएगी, क्योंकि मैं चारों तरफ से पशुओं से घिरा रहूंगा और जब भी लेपर्ड आएगा तो पशुओं को उसका पता चल जाएगा और वो हरकत करेंगे, जिससे मैं भी अपनी पोजीशन ले सकूंगा। और एंडरसन ने अपनी बेट्स, जो 5 बेट इन्होंने बांध रखी थी, वो भी अब तक खोली नहीं थी। उसे भी बैकअप प्लान के तौर पर एंडरसन ने बांधे ही रहने दिया था कि क्या पता लेपर्ड इस तरफ कैटल पट्टी के आसपास ही कहीं आ जाए या फिर ये उन 5 बेट में से किसी एक पर भी हमला कर दे। तो इस प्रकार एंडरसन ने प्लान ए और प्लान बी दोनों ही तैयार रखे हुए थे और दोनों प्लानों को ही साथ में ही एग्जीक्यूट भी कर दिया था। अब एंडरसन लौटे ट्रेवलर्स बंगलो और रात के लिए ज़रूरी साजो सामान पैक करके लौटने लगे इस कैटल पट्टी की तरफ। अब एंडरसन ने अपने साथ थर्मस में गर्मा गर्म चाय भर के रख ली थी और इनका पाइप भी इन्होंने रख लिया था। साथ में खाने के लिए थे बिस्किट और ओढ़ने के लिए था एक कंबल और एक हैट भी इन्होंने रख ली थी। अब एंडरसन कहते हैं कि इस पैंथर यानी तेंदुए की दहशत की वजह से गांव वालों ने ताज़ी कांटे की झाड़ियों को काटकर फिर से अपनी झोपड़ियों के बाहर लगा लिया था और 6 बजे तक सारे के सारे गांव वालों ने अपने आप को अपनी अपनी झोपड़ियों के अंदर बंद कर लिया था। अब एंडरसन आ गए थे इस कैटल पट्टी के अंदर। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसे ही मैं उस कैटल पट्टी यानी उस कैटल शेड के अंदर घुसा, सारे जानवर घबरा गए। अब मैं बैठ गया उस पट्टी के बीचों बीच यानी उस शेड के बीचों बीच। इसके बाद सारे जानवर मुझसे घबरा कर उस शेड के किनारे किनारे पर जमा हो गए चारों तरफ। अब इस शेड के अंदर काफ़ी सारी गाय थी, काफ़ी सारे बैल भी थे, कुछ भैंसें भी थी और सांड भी थे। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने कोशिश की उन जानवरों से दोस्ती करने की, लेकिन शुरू में ये मुझ पर भारी पड़ गए। एक गाय ने पीछे से दुलत्ती मारी और इनका थर्मस दूर जा गिरा, लेकिन वो टूटा नहीं था। शुक्र है कि वो सलामत था। कुछ बैल और सांड भी दूर से इन्हें डरा रहे थे, अपने सींग दिखाकर, अपने सरों को नीचे झुकाकर और अपने पैर ज़मीन पर पटक पटक कर। अब एंडरसन कहते हैं कि काफ़ी समय बीत चुका था और बहुत सारे मवेशी इनके दोस्त भी बनने शुरू हो गए थे। वो अब इनसे घबरा नहीं रहे थे और कुछ गाय और बैल इनके आसपास आ गए थे, क्योंकि अब उन्हें एंडरसन से किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। अब बीच बीच में वो जानवर अपनी पोजीशन चेंज करते थे, तभी हलचल होती थी। इसके अलावा फैला हुआ था चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। अब एंडरसन कहते हैं कि एक गाय इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। वो बार बार अपना सर एंडरसन की पीठ से रगड़ती थी और कभी इनके पेट से रगड़ती थी। अब उन जानवरों पर जो कीड़े मकोड़े थे, उन्होंने हमला बोल दिया था एंडरसन पर भी। अब जैसे ही उन कीड़ों ने एंडरसन पर हमला बोला, एंडरसन को भी खुजली शुरू हो गई। अब इन्होंने खुजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद ये किसी तरह खुजली को कंट्रोल करके बैठे रहे। अब एंडरसन कहते हैं कि काफ़ी ठंड बढ़ गई थी और वो जो गाय इनकी दोस्त बन गई थी वो इनके बगल में ही बैठी हुई थी और ये उससे टिक कर बैठ गए, तो उसका शरीर काफ़ी गर्म था, जिससे इन्हें ठंड से लड़ने में मदद मिल रही थी।
लेकिन इसके अलावा कुछ पशु अभी भी बागी थे। वो बीच बीच में आते थे और एंडरसन को एक लात मारकर चले जाते थे, क्योंकि वो एंडरसन से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। अब समय बीतता जा रहा था और बज गए थे रात के 1। इतने में ही पास मौजूद एक पहाड़ी से एक सांबर डियर की कॉल हुई और एंडरसन उसकी आवाज़ सुनकर समझ गए कि ये एक फीमेल सांबर डियर है। ये लगातार अलार्म कॉल कर रही थी और इसके बाद शुरू हो गई एक बार्किंग डियर यानी कांकड़ की कॉल, जो कि आ रही थी पास मौजूद एक नाले के किनारे से। इसके बाद उस सांबर डियर की कॉल बंद हो गई, लेकिन बार्किंग डियर की कॉल जारी रही और कॉल करते हुए बार्किंग डियर शिफ्ट हो रहा था पहाड़ी के ऊपर की तरफ, क्योंकि जो वजह थी इनकी कॉल करने की वो वजह पहाड़ी से नीचे उतर चुकी थी। अब इसके फौरन बाद ही चीतलों के एक झुंड ने एक साथ अलार्म कॉल करनी शुरू कर दी थी और इस बार इनकी ये आवाज़ आ रही थी नदी के तरफ से, यानी थोड़ा दूर से। अब एंडरसन सोच रहे थे कि या तो ये कोई टाइगर है जो अपनी गश्त पर है, या फिर है ये कोई पैंथर, या फिर शायद ये हो सकता है वही आदमखोर पैंथर। होने को तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये भी पता चल जाता कि ये कौन है। अब एंडरसन कहते हैं कि सारे पशु जो कि बैठे हुए थे वो अचानक ही उठकर खड़े हो गए अपनी अपनी जगहों पर। कुछ बैलों ने गुर्राना भी शुरू कर दिया था और एंडरसन बैठे हुए थे उसी गाय से टिककर। अब ये जो सारे मवेशी थे ये एक जगह पर आकर जमा होने शुरू हो गए थे, उस जगह पर जो विपरीत दिशा में थी, उस जगह के जहाँ से इन्हें डर लग रहा था। अब ये जो मवेशी थे इन्हें जिस दिशा से डर लग रहा था, ये दिशा थी उस रास्ते की जो रास्ता जाता था गांव की तरफ। अब गांव से कुत्ते भी भौंक रहे थे और यहाँ शेड में मौजूद एक कुत्ता भी उन कुत्तों के भौंकने को सुनकर भौंकना शुरू हो गया था। और जानवरों की आवाज़ों के इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर एंडरसन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो जो कोई भी जानवर है जिसे देखकर ये जानवर भौंक रहे हैं और डर रहे हैं, वो मौजूद है उसी रास्ते पर जो गांव की तरफ जाता है। अब एंडरसन एकदम चौकन्ने हो चुके थे और सावधान हो चुके थे उस खतरे से भी और जानवरों से भी, क्योंकि एंडरसन कहते हैं कि यहाँ मौजूद मवेशियों के सींगों से भी मुझे बचना था। क्या पता जानवर कब भगदड़ मचा दें और कोई बैल या सांड मुझे अपने सींगों से ऊपर उड़ा दे। अब एंडरसन इसके बाद उस शेड से बाहर निकले। इन्होंने चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ इन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। इसके बाद इन्हें कुछ खरोंचने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब एंडरसन ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये लेपर्ड पास मौजूद गांव के किसी झोपड़ी के किसी दरवाजे को खरोंच रहा है और ये हो ना हो किसी दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसना चाहता है किसी इंसान का शिकार करने के लिए। अब क्योंकि एंडरसन बाहर एक राउंड मारकर घूमकर वापस आ गए थे कैटल शेड के अंदर, अब इन्होंने अपनी राइफल एकदम तैयार कर ली और अपने कंधे से उसका बट सटा लिया और ये सारे मवेशियों को क्रॉस करते हुए उस कैटल पट्टी की यानी उस शेड की दीवार के पास पहुंच गए जहां से बाहर दिखता था और गांव की तरफ अपना निशाना साध लिया, क्योंकि गांव एकदम पास में ही था, लगभग 50 गज की दूरी पर। अब उस लेपर्ड की यानी उस तेंदुए की जो दरवाज़ा खरोंचने की आवाज़ें आ रही थी और वो जिस झोपड़ी का दरवाज़ा खरोंच रहा था, उसके अंदर मौजूद लोगों की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वे सारे डरे हुए थे और उन्हें अपने सामने ही दिख रही थी उनमें से किसी एक की मौत। अब एंडरसन को लगने लगा कि वो जो तेंदुआ है वो जिस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, शायद वो कामयाब हो गया है उस दरवाजे को तोड़ने में, क्योंकि लोगों की चीखें बढ़ती ही जा रही थी। अब एंडरसन अचानक उस शेड से बाहर निकल गए और एंडरसन ने उस शेड का दरवाज़ा खोल दिया जो कि
कुछ झुरमुटों से बनाया गया था और रखा हुआ था एक वाई शेप की आकार की लकड़ी के ऊपर। अब एंडरसन उस शेड के बाहर आ गए और इन्होंने अपनी पीठ टिका कर रख ली उस शेड की दीवार से, ताकि पीछे से हमला ना हो पाए। अब इन्होंने जलाई अपनी टॉर्च और चारों तरफ टॉर्च मारकर ये देखने लगे। अब तक टॉर्च की रोशनी में भी इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन गांव की तरफ से चीखने चिल्लाने की अभी तक आवाज़ें आ ही रही थी। अब एंडरसन ने फैसला किया कि बढ़ने लगेंगे गांव की तरफ। अब दूरी थी सिर्फ 50 गज की। एंडरसन 30 गज चल चुके थे। इसके बाद ये रुक गए। इन्हें अभी भी आवाज़ें आ रही थी और एंडरसन रुककर सोचने लगे कि शायद लेपर्ड झोपड़ी के अंदर ही घुस चुका है, तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। अब उस झोपड़ी की दूरी बची हुई थी 20 गज की। अब दौड़ते हुए अचानक एंडरसन उस 20 गज की दूरी को तय करते हुए उस झोपड़ी के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। अंदर से अभी तक चिल्लाने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। अब एंडरसन ने उस झोपड़ी का दरवाज़ा ठकठकाया और आवाज़ दी कि क्या हुआ है। अब एंडरसन की आवाज़ें सुनकर वो झोपड़ी के अंदर मौजूद लोग एकदम शांत हो गए। अब एंडरसन ने चिल्लाकर उन लोगों से कहा कि दरवाज़ा खोलो, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। एंडरसन ने फिर से दरवाज़ा ठकठकाया और फिर से उन लोगों को कहा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। तो उनमें से एक व्यक्ति अंदर से बोला, आप सच में इंसान हो या फिर आप शैतान हो जो हमें मारने आए हो। अब ये बात सुनते ही एंडरसन ने उनसे कहा कि तुम दरवाज़ा तो खोलो, वो तेंदुआ जा चुका है, यहाँ मैं हूँ। लेकिन अंदर से उन लोगों ने कहा कि भैया दरवाज़ा तो अब सुबह ही खुलेगा, हमें यकीन नहीं है तुम पर। तुम हो सकता है इंसान का रूप लेकर आए हो हमें अपने जाल में फंसाने के लिए। अब एंडरसन का दिमाग खराब हुआ। अब एंडरसन ने उस बंद दरवाजे पर ही टॉर्च मारकर देखा तो वहाँ मिले इन्हें ताज़े ताज़े लेपर्ड के खरोंचने के निशान, और नीचे इन्होंने ज़मीन पर टॉर्च मारकर देखा तो वहाँ भी मौजूद थे उस पैंथर के पग मार्क्स। अब क्योंकि ये लोग एंडरसन के लिए दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि एंडरसन को ये बुरी आत्मा समझ रहे थे, तो एंडरसन वापस लौट गए उस कैटल शेड के अंदर। अब इन्होंने पास जाकर वो लॉक खोला जो वाई शेप की लकड़ी के ऊपर रखा हुआ था। फिर से उस बल्ली को उसी लॉक के ऊपर रख दिया और आ गए उस कैटल शेड के अंदर, और फिर से उसी गाय से जो कि इनकी दोस्त बन चुकी थी उससे पीठ टिकाकर बैठ गए। अब एंडरसन ने सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। अब इन्होंने टॉर्च मारकर देखा तो बैलों ने इनके कांच के थर्मस को अपने पैरों से कुचल डाला था और चाय जो थी वो ज़मीन पी चुकी थी। अब एंडरसन कहते हैं कि मैंने सोचा कि बिस्किट भी तो हैं, वही खा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च घुमाई अपनी दोस्त उस गाय पर, तो वो आखिरी रैपर चबा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कि मानो बोल रही हो, ये बिस्किट तो शायद तुम मेरे ही लिए लाए थे ना। अब एंडरसन के पास बचा था तो इनका पाइप, और वो भी इनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि पाइप को ये अपने जेब में लेकर ही गए थे, वरना शायद इनमें से कोई एक जानवर इनका पाइप भी पी जाता। अब एंडरसन कहते हैं कि बाकी की पूरी रात मैंने तंबाकू और पाइप के ज़रिए ही गुजारी। अब सुबह होते ही एंडरसन ट्रैवलर्स बंगलो लौट गए। इन्हें काफ़ी खुजली हो रही थी और एंडरसन ने तुरंत नहाया। और एंडरसन सोचने लगे कि ये जो कीड़ों ने मुझे काटा है, ये खुजली तो अगले 10 दिनों तक चलती ही रहेगी। अब एंडरसन ने नाश्ता किया और चाय पी। इसके बाद इनकी जान में जान आई। अब सुबह के 7:30 बज चुके थे और एंडरसन सो चुके थे। अब 12 बजे के आसपास एंडरसन फिर से उठे। इन्होंने लंच किया और फिर सो गए। इसके बाद फिर इनकी नींद एक बार खुल गई। इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 3। अब एंडरसन आज की प्लानिंग करने लगे। आज एंडरसन किसी भी हालत में उस कैटल शेड के अंदर तो नहीं बैठने वाले थे,
क्योंकि जिस तरह और जितने कीड़ों ने इन्हें काट लिया था, अब इनकी हिम्मत नहीं बची थी और ना ही शरीर में कोई जगह कि ये और कीड़ों से कटवा सकें। अब एंडरसन सोचने लगे कि ऑप्शन 2 है कि उसी झोपड़ी यानी उसी शेड के छत पर बैठा जाए जिसके नीचे 4 कुत्तों के साथ एक आदमी सो रहा था और पैंथर ने उसका शिकार कर लिया था। उस झोपड़ी और एक उसके बगल वाली झोपड़ी के बीच में थी एक गली, और उस लेपर्ड ने जो होल बनाया था इस शेड के अंदर घुसने के लिए, वो भी उसी गली के अंदर से ही बनाया था। इसके ऊपर मौजूद थी एस्बेस्टॉस की शीट्स। अगर इसके ऊपर बैठा जाए तो आराम से छिपा भी जा सकता था। उस शीट के ऊपर बैठने से एक और एडवांटेज भी था। चारों तरफ नीचे लगे हुए थे लकड़ियों के साथ कांटे, और अगर फिर भी वो लेपर्ड ऊपर चढ़ने की कोशिश करता इस शीट के ऊपर जहां एंडरसन बैठने वाले थे, तो उस हलचल से इन्हें पता चल जाता कि कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और इन्हें वक्त मिल जाता निशाना लेने का। अब इन्हें मन ही मन लगने लगा था कि यही आइडिया शायद काम कर जाए। अब एंडरसन ने रात में बैठने की तैयारी कर ली थी। इन्होंने अपने साथ बिस्किट ले लिए थे, अपना पाइप और तंबाकू भी, एक कंबल भी ले लिया था, और इन्होंने एक बोतल में चाय भी रख ली थी। क्योंकि अब इनका थर्मस टूट चुका था, तो इन्होंने एक बियर की खाली बोतल उस ट्रैवलर्स बंगलो के केयरटेकर से उधार में ली थी, जिसमें इन्होंने चाय भर ली थी। अब तैयारी करने के फौरन बाद एंडरसन ने जैसे ही गांव वालों को अपना प्लान बताया, गांव वालों ने और भी ताज़ी कटीली झाड़ियां काट कर लाकर वहां नीचे डाल दी, और उस एस्बेस्टॉस की शीट के ऊपर यानी शेड की छत पर काफ़ी सारा भूसा भी बिखेर दिया ताकि एंडरसन को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। ये भूसा इन्हें गर्मी भी देता रात के वक्त, और इनके लिए एक गद्दे का काम भी करता। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जो शीट्स थी ये इंक्लाइंड थी, यानी एक तरफ झुकी हुई थी ताकि बारिश का पानी बहकर निकल जाए, और जब इन्हें सामने वाले रास्ते पर नज़र रखनी होती तो इनके पैर ऊपर हो जाते और सर होता नीचे की तरफ यानी डाउन की तरफ, और हर वक्त इन्हें लेटे रहना होगा अपने पेट के बल ही। अब उस शेड के नीचे बंधे हुए थे जानवर। अगर तेंदुआ उस शेड के पास भी आता, नीचे मौजूद जानवर हलचल करके एंडरसन को बता देते और एंडरसन अलर्ट हो जाते। और सबसे सुकून की बात यह थी कि यहाँ पर उस दड़बे की तरह कीड़े नहीं थे जिन्होंने कल रात एंडरसन को काटा था। अब एंडरसन कहते हैं कि पूरी रात शांति थी, और इसके बाद हो गई सुबह। पूरी रात इनके हाथ वो तेंदुआ नहीं लगा, वो रात में आया ही नहीं। अब सुबह हो चुकी थी और एंडरसन वापस लौट गए ट्रैवलर्स बंगलो और फिर सो गए, नहा धोकर और नाश्ता करके। फिर एंडरसन उठे और चले गए अपनी बेड्स को चेक करने। ये रेगुलर बेसिस पर अपनी वो 5 बेड्स को चेक करते थे जो कि इन्होंने लेपर्ड के लिए बांध रखी थी, और वो पांचों की पांचों भैंस के पाड़े अभी तक जिंदा ही थे। अब आज की रात भी एंडरसन उसी शेड के ऊपर पोजीशन लेकर बैठे हुए थे। अब एंडरसन कहते हैं कि रात के 2 बज चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपने में मुझे आवाज़ें आ रही हैं, कुछ जानवरों की हलचल करने की और कुत्तों के भौंकने की। अब जैसे ही इन्होंने अपनी आंखें खोली तो इन्हें एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। इन्हें झपकी लग गई थी। इसी बीच जानवरों ने हलचल करनी शुरू कर दी थी और नीचे मौजूद कुत्ते भी भौंकने शुरू हो गए थे। अब एंडरसन ने उस शेड के नीचे झांक कर देखा। उस साइड वाली गली में एकदम घुप अंधेरा नहीं था, लेकिन चंद्रमा भी नहीं था, सिर्फ थे तो तारे जो कि टिमटिमा रहे थे, और इनकी हल्की हल्की रोशनी में सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही देखा जा सकता था। अब एंडरसन ध्यान से कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से इन्हें एक फुसकार की यानी कि हिस्स की आवाज़ सुनाई दी, जिस तरह से कोबरा की आवाज़ होती है यानी सांप की आवाज़। दोबारा हिस्स की आवाज़ आई, और ये आवाज़ आ रही थी एंडरसन के ठीक नीचे से, यानी शेड के अंदर से,
अब एंडरसन सोचने लगे, क्या कोई कोबरा घुस आया है शेड के अंदर जो कि हिस्स की आवाज़ निकालकर चेता रहा है उन जानवरों को और उन कुत्तों को भी, या फिर ये लेपर्ड है, क्योंकि लेपर्ड भी हिस्स की आवाज़ निकालता है अपनी ऊपरी ओंठों को सिकोड़कर। अब एंडरसन ने फिर से नीचे झांक कर देखा, वहाँ इन्हें एक काला साया दिखा। ये उस साए को देख रहे थे और अचानक इन्हें फिर से एक हिस्स की आवाज़ सुनाई दी जो कि उस साए की तरफ से ही आ रही थी। अब नीचे मौजूद तबेले के जानवर बेचैन हो रहे थे और कुत्ते भी भौंक रहे थे। अब एंडरसन को अगर अपनी राइफल को नीचे घुमाना पड़ता तो इन्हें काफ़ी नीचे आगे की तरफ झुकना पड़ता और लटकना पड़ता उस शेड के डाउन की तरफ, तभी ये नीचे शेड के अंदर तक निशाना ले सकते थे, लेकिन ये काफ़ी रिस्की और मुश्किल पोजीशन होती। अब सावधानी पूर्वक एंडरसन ने यही स्टंट करने का सोचा। वो सरकने लगे धीरे धीरे आगे की तरफ और लटकने लगे। इन्हें अपने कंधे भी उस शीट से आगे निकालने पड़ते। अब एंडरसन कहते हैं कि जब मैं आगे की तरफ सरक रहा था, कुछ आवाज़ हो गई उस भूसे से और बाकी आवाज़ हो गई उस एस्बेस्टॉस की शीट पर रगड़ खाने से। और जैसे ही मेरे द्वारा ये आहट हुई, इसके फ़ौरन बाद जवाब में आई एक ग्राउल की आवाज़। अब उस आदमखोर को पता चल चुका था कि ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। अब पूरी ही संभावना थी कि 3 या 4 सेकंड के अंदर ही वो लेपर्ड बाहर आकर फ़ौरन कूद कर चढ़ता उस एस्बेस्टस की चादर पर और उसके बाद वो कूदता एंडरसन के ऊपर ही। अब एंडरसन कहते हैं कि जिस जगह मुझे लटक कर पोजीशन लेनी थी वहाँ 6 इंच और बचे थे। मैंने जल्दी से उन कुछ सेकंडों के अंदर ही वो 6 इंच की दूरी कवर की और जल्दी से अपनी राइफ़ल को नीचे निशाने पर लिया। उस पर लगी हुई टॉर्च की बटन पर अपनी उंगली लगाई और टॉर्च ऑन कर दी। इतने में ही सामने 2 आंखें चमकती हुई दिखी जिनका रंग था लाल। ये पैंथर पोजीशन लेकर बैठा हुआ था उछलने के लिए इनकी टॉर्च पर, क्योंकि उसे सिर्फ टॉर्च दिख रही थी, उल्टे लटके हुए एंडरसन नहीं। अब एंडरसन कहते हैं कि मौत और ज़िंदगी के बीच में सिर्फ एक गोली की दूरी थी और मुझसे और मेरी राइफ़ल से उस पैंथर की दूरी थी लगभग 1 फीट की, जिसे अक्सर पॉइंट ब्लैंक रेंज में ही कंसीडर किया जाता है, यानी सटाकर गोली मारने वाली रेंज। और हुआ भी ऐसा ही, सिर्फ एक गोली ही चलानी पड़ी मुझे अपनी राइफ़ल से, जो कि थी .405 विंचेस्टर राइफ़ल, और वो गोली लगी उस पैंथर की दोनों आंखों के बीच में जाकर। और इसी एक गोली के साथ ये मौत का खेल ख़त्म हो चुका था और इसमें जीत हासिल हुई थी केनेथ एंडरसन को, और हार गया था वो आदमखोर पैंथर। अब दूसरे दिन सुबह इंस्पेक्शन किया एंडरसन ने इस पैंथर का। अब एंडरसन कहते हैं कि एक बूढ़ी फीमेल थी जिसके चारों कैनाइन दांत घिसे हुए थे और इसके नाखून भी काफ़ी पुराने हो चुके थे। इसकी स्किन का कलर भी डल हो चुका था। इसके अलावा इसके शरीर में किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं थे, यानी ये आदमखोर इंसान की वजह से तो नहीं बनी थी, इसे इसके बुढ़ापे ने ही आदमखोर बनाया था। तो इस पैंथर ने बूढ़े होने की वजह से भूख से मरने की बजाय दूसरा ऑप्शन चुना, यानी आसान शिकार, इंसानों का शिकार। और अब ये मौत का खेल ख़त्म हो चुका था जिसे उस पैंथर ने शुरू किया था और ख़त्म किया एंडरसन ने। तो दोस्तों, इस तरह से अंत होता है द संगम पैंथर का। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नरेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।